दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए। देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में बच्चों, हमारा जो तंत्र चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास ली, जिसमें आपको अपवाह तंत्र के बारे में बताया। अपवाह तंत्र दो भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में मैंने बताया आपको बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करते हुए, आपको बताते हुए इसके आगे में बढ़ा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये कि अपवाह तंत्र जो है उसको मैंने क्या बताया था, ये आप समझते चलेंगे। पिछली क्लास आप देख लीजिएगा। बात है अपवाह तंत्र की, तो मैंने इसको क्लियर किया कि अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका हिमालयी अपवाह, ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। और दूसरा बताया था प्रायद्वीपीय, ठीक है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है, दोनों के बारे में मैंने चर्चा की थी आपसे। फिर मैंने आपको हिमालयी बताया था, और हिमालयी अपवाह तंत्र में क्या चर्चा की थी। फिर मैंने बताया था कि इनको तीन भागों में बांटा गया है। ब्रह्मपुत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा था आपका गंगा नदी तंत्र, जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। ब्रह्मपुत्र हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग जो है सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए सिंधु नदी तंत्र पढ़ने के लिए। आज हम लोग जो है यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र देखने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र, ठीक, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे हम लोग। भारत के नक्शे से हम स्टार्ट करेंगे, उसी पे ही बनाएंगे। तो बिल्कुल से आप सब लोग रेडी हो जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए एक दूसरे को, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो बच्चों, चलो, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे भारत के नक्शे को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भारत के नक्शे को हमने बनाया, और इस पे हम लोग जो है एक एक नदी को यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात, कहाँ से सिचुएशन का है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये बात है
कैलाश पर्वत की, जहां से ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत। ग्लेशियर की बात करें हम तो इस पे ग्लेशियर हो जाएगा और यहाँ पे ये झील का निर्माण हो गया। ठीक है, ध्यान समझते चलेंगे बच्चों। हाँ, सभी लोग देखते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो, झील का निर्माण हुआ। नदी को हम यहाँ पे देखते चलेंगे। यहां से उद्गम होता है। एक मिनट। कुछ इस प्रकार से निकलती हैं और यहां से कुछ ऐसे सिंधु जी निकल करके इस प्रकार से पहुंच जाती हैं कहां, पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, तो सिंधु नदी की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी, इसके बाद में हम फिर यहां पर एक और नदी की बात करेंगे जिसको यहां पे बोला गया है श्योक नदी, और श्योक की एक सहायक है ये, कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है इनको। तो बिल्कुल से इनको हम यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। इनको बोला गया है श्योक नदी, और ये दूसरी जो है इनको बोला गया है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। और इनके स्थान पर यहां पर यदि हम बात करें तो ये स्थान जो है वह लेह शहर है, और यह स्थान जहां से ये एंट्री लेती हैं वह स्थान दमचौक है, जहां से इस दमचौक नामक स्थान से ये एंट्री लेती हैं। ग्लेशियर का नाम है चेमा यांगडुंग। ठीक है बच्चों, ध्यान समझते चलेंगे। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। पर्वत की बात करेंगे बच्चों तो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है। झील की बात करेंगे तो मानसरोवर झील है, जहां से इनका उद्गम होता है। मानसरोवर झील। ठीक, मानसरोवर झील से इनका उद्गम होता है। तो ध्यान रखोगे, कुछ इस प्रकार से चीजों को क्लियर करते चलोगे। इसके बाद में हम बात करें तो ये वो स्थान है जिसको बोलते हैं चिल्लास। चिल्लास, चिल्लास नामक स्थान से सिंधु जी चली जाती हैं। ठीक है, नदी की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी है, ध्यान से समझते चलेंगे। सिंधु नदी हो जाएंगी। ठीक, तो चिल्लास से, दमचौक से भारत में प्रवेश करती हैं। लेह शहर जो है वो इन्हीं केस पे है, यानी कि पूरा ये सिर्फ लद्दाख रीजन, भारत के लद्दाख रीजन में ही बहती हैं ये। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि भारत के लद्दाख क्षेत्र में ही बहती हैं और लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए ये चली जाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। इसके साथ साथ यदि हम चीजों को क्लियर करते हुए चलें तो यहां से हम बताते हुए चलें आपको, तो
ये हो जाएगा इनका उत्तराखंड वाला इलाका, कुछ इस प्रकार से। ये यूपी का बॉर्डर हो जाएगा और ये हरियाणा हो जाएगा और इधर का हिस्सा जो है वो नीचे का ये दिल्ली हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा। चलो, ये पॉइंट्स कुछ ऐसे बन गए हैं, मैंने बना दिया, पूरा क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से कुल मिला के अब ये वाला जो शहर है वो लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख है। और ये J&K है, ये हरियाणा है, और सॉरी पंजाब है। ठीक है, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है और ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से अब भारत की सारी नदियां जो हैं निकलने वाली हैं, हम एक एक नदी को यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, कुछ इसको थोड़ा सा सही करके चलेंगे। कुछ यहाँ से निकलती हैं झेलम और निकल करके इस प्रदेश में आ जाती हैं। ठीक है, झेलम का निकलना होता है, तो एक एक पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे बच्चों। सारी नदियां हम यहाँ पे बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये पीर पंजाल की पदस्थली है जहाँ से इनका उद्गम होता है और ये निकलती हैं अनंतनाग बारामूला होते हुए, ये आपका यहाँ पे आ जाता है झील। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। इस झील को कहते हैं वुलर झील, वुलर झील हो जाएगा। और यह स्थान यहाँ पे इसको बोलेंगे श्रीनगर। ठीक है, तो ये जो है ये पीर पंजाल है। ठीक, पीर पंजाल, पीर पंजाल से अनंतनाग होते हुए, बारामूला होते हुए, श्रीनगर होते हुए ये निकलती हैं और यह भारत पाकिस्तान सीमा बना रही होती हैं, बॉर्डर बनाते हुए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती हैं। और ये बात जम्मू कश्मीर की है।
ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लियर करके रखोगे सारी बातें यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल से। मुजफ्फराबाद और मंगला, यदि हम इसकी बात करें तो यह स्थान जो है ये मुजफ्फराबाद है। और इस स्थान को हम कहते हैं मंगला। मुजफ्फराबाद से मंगला भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि एक पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद में यहां पर हम बात करें तो यहाँ पे एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं बड़ा लाचा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रे की हम बात कर रहे हैं। इस दर्रे से दोनों तरफ से चंद्रभागा नदियां जो हैं वो निकलती हैं, और ये दोनों कुछ इस प्रकार से जम्मू कश्मीर होते हुए ये प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे, कुछ इस प्रकार से ये पहुंचती हैं। ठीक, तो इस नदी को नाम दिया गया है कौन सा? चिनाब, चिनाब नदी। ये चंद्रा और भागा नामक दो स्थान, इसको बोलेंगे बड़ा लाचा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती हैं चंद्रा और भागा दो नदियां। ठीक है, केलांग घाटी पड़ती है, तंडी के निकट में ये दोनों मिल जाती हैं और नाम हो जाता है इनका चंद्रभागा नदी। और आगे जाकर के संसारी नाला नामक स्थान से ये प्रवेश कर जाती हैं जम्मू कश्मीर रीजन में, और चिनाब नाम से ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान में रखोगे। इसके बाद में हम और भी बात करें आपसे, तो एक यहाँ पे और दर्रा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे के ऊपरी हिस्से से, रोहतांग दर्रे के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं एक नदी जिनको रावी बोला गया है, और ये आगे पहुंचती हैं। और रोहतांग दर्रे के नीचे से निकलती हैं एक दूसरी नदी जो कि यहाँ पे ब्यास बोला गया है। तो इनका नाम जो है वो रावी है, रावी नदी, और इनको कहते हैं ब्यास, ब्यास नदी। तो रावी और ब्यास ये दो नदियां निकलती हैं। यहां पर चीजों को हमें सही करना है, किस प्रकार से ये दोनों मिलती हैं आपस में। तो बिल्कुल ध्यान रखोगे कि चंद्रभागा जो चिनाब है वो इनकी मुख्य धारा है, और इनकी मुख्य धारा जो कि आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये जो है स्थान है, यहाँ से मिलने के बाद में ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, पूरा जल लेकर के। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ती हैं। ऊपर से जो आई जिनका नाम झेलम है, झेलम, इनका नाम झेलम नदी है। झेलम नदी, झेलम नदी जो पीरपंजाल पहाड़ी से निकली, श्रीनगर होते हुए बुलर झील में समाहित हुई, और बुलर झील से निकलकर मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में मिली। इधर चंद्रभागा, दो चंद्रा और भागा दो संयुक्त धाराएं, चंद्रभागा जो चिनाब नदी इससे निकलते हुए मतलब बनते हुए ये पहुंचती हैं आगे। और फिर यहाँ पर ऊपर से पहले आती हैं मिलने झेलम, और उसके बाद में नीचे से यहाँ पहुंचती हैं रावी, ये दोनों मिलती हैं। ये जो स्थान है लगभग इसको झुंग या झंग बोलते हैं, ये वो स्थान जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एक और नदी की। ठीक है, जो कि आप सभी जानते हैं, जिनको हम सतलज कहते हैं। ठीक है, सतलज की हम बात करेंगे। सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी को ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। सतलज की बात करें तो ये कुछ दूरी पर यहां से सिपकीला दर्रे से आती हैं। ठीक है, सतलज नदी निकलती हैं यहां पर राकस ताल से। इसी से फूट कर बना हुआ एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल, और इसी राकस ताल से निकल करके ये शिपकीला दर्रे से होते हुए, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, सॉरी, हिमाचल प्रदेश से पंजाब प्रांत होते हुए ये कुछ इस प्रकार से निकलती हैं और पहुंच जाती हैं कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पाकिस्तान में पहुंचती हैं। ठीक, अब यहां पर जो ब्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के निचले हिस्से यानी ब्यास कुंड से निकली थी, वो आकर के इनसे मिलती हैं बहते हुए कुछ यहां पर, इस जगह पर। ये इसको बोला गया है हरिके बैराज। हरिके बैराज, ठीक, इसी पर ही भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ये जो है दर्रे का नाम है सिपकीला, सिपकीला दर्रा, और इसकी बात करें तो ये राकस ताल है जहां से इनका उद्गम हुआ है। राकस ताल से ये निकली हैं, नाम है सतलज नदी। सतलज नदी जो कि एकमात्र भारत की नदी जो हिमालय के तीनों भागों को पार करते हुए बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करते हुए सीधा चली आती हैं पाकिस्तान में। और यहां पर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये जो ऊपर से आ रही धारा है, इसकी झेलम, चिनाब और रावी की संयुक्त धारा, वो आकर के नीचे मिलती हैं इनसे, और मिलकर के ये पंचनद के नाम से चली जाती हैं कहां, इनसे मिलने। ठीक है, पंचनद के नाम से ये मिलती हैं सिंधु से। ठीक है, ध्यान रखोगे, सिंधु नदी। ठीक, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे सारे पॉइंट्स। अब जब सिंधु से इनका मुलाकात हो गया तो ये थोड़ा सा चौड़ी हो गई। ठीक है, स्थान की बात करें तो क्लियर रखोगे। अब इनको बोला गया है पंचनद, पंचनद, और इस स्थान को बोला जाता है मीठन कोट, मीठन कोट। ध्यान से समझते चलेंगे बच्चों, मैंने इसलिए पूरा डायग्राम आपको बनाकर दिखाया है, इसको कवर किया हुआ है, मीठन कोट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर एक और बात आती है, हरिके बैराज बना हुआ, इस बैराज से एक नहर निकलती है। इस एक नहर है जो यहां तक आती है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर, जो कि निकल करके पंजाब के हरिके बैराज से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का जिला पड़ता है, जो उस एक क्षेत्र में आती हैं और इसको हरा भरा करती हैं। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आई, पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, मैं यहां पर एक एक बिंदु आपको क्लियर करते हुए चलूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते चलेंगे आप सब लोग। ठीक है, तो एक एक बात यहां पर क्लियर करेंगे। चेमायांगडुंग ग्लेशियर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चेमायांगडुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, जहां से
सिंधु नदी उद्गमित हुई, दमचौक से भारत में प्रवेश की। भारत में ये ऊपर जो है लद्दाख श्रेणी है और नीचे जास्कर श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य, ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए लेह तट जो है, लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रवाहित होते हुए ये आगे बढ़ती हैं, जहां पर इनके दाहिनी तरफ से एक नदी इनसे मिलने आती है जो इनकी सहायक हैं, जिनका नाम श्योक नदी है। तो श्योक नदी से ये मिल जाती हैं। उसके साथ साथ हम बात करें तो यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर वाला जो इलाका है, ये नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम नुब्रा नदी है और वो आकर के मिलती हैं श्योक से। तो इसको ध्यान में रखोगे। फिर ये बिल्कुल जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में बहते हुए, ठीक है, ये पहुंचती हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को ये काटती हैं। नंगा पर्वत पर ये गार्ज बनाती हैं, कैनियन बनाती हैं और पूरे नंगा पर्वत को काट डालती हैं। काट करके ये चिल्लास के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये था सिंधु नदी का पाकिस्तान में जाने की बात। अब बात आती है दूसरी नदी जो हमारी है, जिसका नाम झेलम है। मैं झेलम की बात करूं आपसे तो बिल्कुल से झेलम जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल श्रेणी है, उसकी पदस्थली से निकली है। वेरीनाग झील पड़ता है, वेरीनाग नामक स्थान है, शेषनाग झील है। तो वेरीनाग के शेषनाग झील से इनका उद्गम हुआ है और ये अनंतनाग बारामूला होते हुए 212 किलोमीटर लंबी चलते हुए श्रीनगर में वुलर झील में समाहित होती हैं। आप देख पा रहे हो श्रीनगर बगल में वुलर झील, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो झेलम नदी है वह बिल्कुल श्रीनगर के तट, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। अब बात आती है कि वुलर झील में समाहित होने के बाद वुलर झील के दूसरे भाग से, पश्चिम हिस्से से फिर ये निकलती हैं और निकल करके बच्चों ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचती हैं। मुजफ्फराबाद पड़ता है एक स्थान, मुजफ्फराबाद, ठीक है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा बनाती हैं और पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है, तो वो झेलम नदी है जो भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी, ठीक। अब ये भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है, मंगला के बाद से ये पाकिस्तान में पूर्णतया चली जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पीर पंजाल की पदस्थली से वेरीनाग नामक स्थान पर शेषनाग नामक झील, ठीक है, शेषाकुंड झील, शेषनाग ने शेषकुंड झील, उस झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ और झेलम नदी जो है वह अनंतनाग होते हुए, बारामूला होते हुए 212 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं और 212 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंचती हैं श्रीनगर के वुलर झील में। वुलर झील जो आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है। इस झील में नौका गम्य, ये जो रास्ता है यहां से अनंतनाग से बारामूला, ये पूरा स्थान नौका गम्य है, यानी झेलम नदी में नाव का चलना होता है। यहां से जो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है वह यहां पे, ठीक है, नाव के माध्यम से किया जाता है। वुलर झील जो कि हमारी ताजे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, उसके दूसरे हिस्से से फिर झेलम नदी जी फूट कर बहती हैं और बहते हुए मुजफ्फराबाद और मंगला तक का भारत पाकिस्तान से बनाती हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है, जिनका नाम है नीलम नदी, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र से आती हैं, पाकिस्तान से आती हैं। ये झेलम नदी कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान होते हुए आती हैं और यहां आकर के ये, ठीक है, पाकिस्तान से जब भारत में आती हैं, जिनको हम भारत में किशनगंगा नदी कहते हैं और वो पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो यहां पर मैं बताऊं आपको, तो ये नीलम नदी जब पाकिस्तान में है और जब भारत आती हैं तो ये किशनगंगा बन जाती हैं और किशनगंगा नदी घाटी परियोजना जो है वह किशनगंगा नदी घाटी परियोजना किशनगंगा नदी पर स्थित है, जिसका नाम पाकिस्तान में नीलम है और ये ट्रिब्यूटरी हैं, यानी सहायक हैं झेलम की और भारत में आकर झेलम से मिलती हैं। ये एक विवादित नदी है, भारत पाकिस्तान के विवाद इस पर रहता है
लेकिन किशन गंगा नदी घाटी परियोजना यहां पर बनाई गई है। ठीक है, यहाँ के लोगों को बिजली देने के लिए। ठीक है, तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं और आगे यहां पर अब दूसरी नदी की बात आती है। तो दूसरी नदी हमारी जो है वो चिनाब है। ठीक, चिनाब की बात करें तो एक बड़ा लाचा दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रा जो कि आप सबको पता है कि वो हिमाचल प्रदेश में है, बॉर्डर पर, करीब बॉर्डर के पास में हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा है। और बड़ा लाचा दर्रे के दोनों तरफ से, ऊपरी तरफ से चंद्रा और नीचे की तरफ से भागा, ये दो नदियां निकलती हैं। दर्रे के ऊपरी हिस्से से चंद्रा और नीचे वाले हिस्से से भागा, दोनों नदियां निकलती हैं। और दोनों नदियां कहां पहुंचती हैं? कुछ दूर जाने पर केलांग घाटी में टंडी नामक स्थान पर इन दोनों का मिलन होता है। ठीक है, केलांग घाटी, टंडी नामक स्थान। बेटा जगह थोड़ा सा छोटा है इसलिए पूरी बातें हम यहां पर लिख नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं मुंह से आपको बोले दे रहा हूं, मैंने डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। आप सभी लोग बाकायदा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बार बार वीडियो को चला करके आप इनके सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इन बिंदु को आप कवर करिएगा। अब बात आती है कि दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो इनको चंद्रभागा कहा गया है, यानी लोकल लोग वहां के चंद्रभागा बोलते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद में इनको चिनाब नाम दे दिया जाता है। और चिनाब के साथ में ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर रीजन में प्रवेश करती हैं। जम्मू कश्मीर में जहां ये प्रवेश करती हैं उसका नाम है संसारी नाला। ठीक है, तो संसारी नाला नामक स्थान पर ये प्रवेश कर जाती हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। तो चिनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए पहुंचती हैं कहां पे? पाकिस्तान रीजन में। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में अच्छे से रखना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें आप कवर करके रखोगे। ठीक है बच्चों, तो चिनाब, अब बातें जो चल रही हैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर करके रखना है। एक और बात लिखता चलता हूं यहां पे। ठीक है, सिंधु नदी लंबाई 2880 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, झेलम नदी की बात करें हम यहां पे। ठीक है, तो झेलम जो 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये हो जाएंगी 724 किलोमीटर लंबी। और चिनाब की बात करें, लंबाई वो 1180 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नदियों की लंबाई है। अब हम चल रहे हैं और अगली नदी पर जिसका नाम रावी है। मैं रावी की बात करूं आपसे, ध्यान से आप समझते चलेंगे। रावी, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही इनका उद्गम हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा पड़ता है, तो रोहतांग दर्रे के ऊपर वाले हिस्से से रावी नदी, मैं बात कर रहा हूं, ये कांगड़ा घाटी है, आप सभी जानते हो कांगड़ा घाटी। ठीक, तो कांगड़ा घाटी, रोहतांग दर्रा, ऊपरी हिस्सा, जहां से रावी नदी का उद्गम हुआ है। रावी जी ऊपर से निकलती हैं और निकलते हुए ये पहुंच जाती हैं पाकिस्तान रीजन में। ठीक है, तो इस प्रकार रावी जी का उद्गम हुआ, रावी जी निकली। अब रावी जी पर हम बात करें तो एक डैम बना हुआ है। ठीक है, पोंग डैम बना हुआ, पोंग डैम इन्हीं के नदी के तट पर बना हुआ है। अब हम रावी की बात करें तो रावी के लंबाई की बात करें तो ध्यान से समझ लीजिएगा। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर,
ये लंबी हो जाएंगी। दूसरे नदी की बात करें तो दूसरी नदी व्यास है। व्यास की बात करें बच्चों तो व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के नीचे वाले हिस्से से, ठीक है, ये भी कांगड़ा घाटी ही पड़ता है, उसी में ही व्यास कुंड से इनका उद्गम हुआ है। एक कुंड है जिसका नाम व्यास कुंड है, व्यास कुंड से ये निकली हुई हैं और निकल करके ये पंजाब में आकर के ये सतलज से मिल जाती है, यानी ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं व्यास नदी की बात करूं तो ये लंबाई की बात करें तो ये 470 किलोमीटर लंबी है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। तो ये चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है कि हमारी जो अगली नदी है जिसका नाम सतलज है, जो कि राकस ताल से इनका उद्गम हुआ है। ये मानसरोवर झील राकस ताल से निकली है और भारत में जिनका प्रवेश हुआ है वो शिपकीला दर्रे से हुआ है। शिपकीला दर्रा भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। यहां से मानसरोवर यात्रा भी की जाती है और इसके साथ साथ में तिब्बत और चाइना से व्यापार भी होता है, ठीक है। तो यहां शिपकीले दर्रे से एंट्री लेती हैं सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पहुंच जाती हैं पंजाब क्षेत्र में, ठीक है। और इसी सतलज नदी पर ही डैम बना हुआ है, इसको हम भाखड़ा नागर डैम बोलते हैं, ठीक है। और सतलज जी जब और आगे बढ़ती हैं, पंजाब में एक स्थान है हरिके बैराज पड़ता है, जो स्थान का नाम है कपूरथला। स्थान का नाम है कपूरथला। कपूरथला में एक बैराज बनाया गया जिस बैराज का नाम है हरिके बैराज, और हरिके बैराज लगाने के बाद से वहां से एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज से राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ तक आती है। भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर की बात की जाएगी तो इंदिरा गांधी नहर कपूरथला से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान तक आती है, यानी पंजाब और राजस्थान के इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात आती है कि ये पंजाब से निकल करके पाकिस्तान क्षेत्र में आती हैं। पाकिस्तान में ऊपर की आई हुई तीनों नदियों की संयुक्त धारा के साथ इनका मुलाकात होता है और फिर उसके बाद में ये पंचनद के नाम से आगे बढ़ती हैं। आगे सिंधु नदी से ये मिलती हैं, उस स्थान का नाम है मीठनकोट। मीठनकोट में ये सिंधु नदी से आकर के मिल जाती हैं बच्चों। तो बातें यहां तक हमें क्लियर हुई जो कि आप समझते चल रहे हो, ठीक। इसके बाद में हम और भी बात करें आपसे तो वह स्थान जहां पर इनका मुलाकात होता है, ये वाला स्थान, इसको बोलते हैं बहावलपुर, ठीक। बहावलपुर, बहावलपुर में ये जो चिनाब नदी है, जो इन दोनों की धारा संयुक्त हुई, ये चिनाब नाम से आई, ठीक है। वे बहावलपुर में चिनाब नदी सतलज से मिलते, ध्यान रखिएगा चिनाब ही संयुक्त धारा है, चिनाब, ठीक। इसको यहां आगे पर आने पर चिनाब ही बोला जाएगा इनको। तो चिनाब और सतलज का मुलाकात बहावलपुर में हुआ और फिर वहां से निकल करके ये पंचनद नाम से मीठनकोट में मिली जा करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हम एक और बात यहां पे आपसे क्लियर करते हुए चलें। एक नदी ऊपर से आती है, ऊपर से आती हैं, ठीक है। दूसरी की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और तीसरी नदी कुछ इस प्रकार से। तीन नदियां हमारी जो हैं वो ऐसे पहुंचती हैं। मैं एक एक के बारे में आपसे बात करूं, एक एक नदी को हम बताते चल रहे हैं। ऊपर वाली जो नदी है जिसका नाम है काबुल, ठीक है, काबुल नदी, ध्यान से समझ लीजिएगा, काबुल नदी। और यह स्थान जो है, इस स्थान का नाम है अटक। अटक में आकर के, ठीक है, ये सिंधु से मिलती हैं। दूसरे की बात करें तो इस नदी का नाम है कुर्रम, कुर्रम नदी, और इसका नाम है गोमल, गोमल नदी। तो काबुल, कुर्रम और गोमल ये नदियां पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलने आती हैं दाहिनी तरफ से, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट यहां पे क्लियर करके रखोगे।
ठीक है बच्चों, पूरी बातें हमने यहाँ पे आपको कवर करते हुए एक एक पॉइंट आपको बताया। इसके बाद में हम आपसे बात करें तो जब ये यहां पहुंच जाती हैं, ठीक है, तो यहां पर ये बनाती हैं क्या, डेल्टा का निर्माण करती हैं, कुछ इस प्रकार से डेल्टा का ये निर्माण करती हैं। कराची शहर जो है वो यहीं स्थित है, ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। ये पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची की बात करें तो कराची शहर जो है वो यहीं पर स्थित है। कराची, ठीक है, और ये अरब सागर है, अरब सागर की खाड़ी, ठीक है। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये कच्छ, कच्छ का रण क्षेत्र है, ये कच्छ का रण क्षेत्र है, इस जगह पर इनका, ठीक है, गिरना होता है, ठीक है, नदियां आकर के यहां पे नीचे गिरती हैं। तो पॉइंट्स सारे क्लियर रखोगे। इसके बाद में हम बात करें सतलज की, सतलज की लंबाई की बात करें, ठीक है, ये लिखना भूल गया था, सतलज, सतलज नदी कुल लंबाई, कुल लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर। और यदि सिर्फ भारत में इनकी लंबाई की बात करें तो बिल्कुल 1050 किलोमीटर हो जाएगा। भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सारे, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाँ बिल्कुल, नहर की बात आई थी तो इसको राजस्थान में मरुगंगा बोलते हैं, मरुगंगा, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहा जाता है। ये परियोजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, बड़ी नहर है ये भारत की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने क्या देखा कि दाहिनी तरफ से सिंधु के कौन सी नदी है, तो श्योक है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। और बाईं तरफ से देखा जाए तो ये सभी नदियों का एक ही इकट्ठा 5 नदियां, कौन सी, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां एक साथ आकर के मिलती हैं। 5 नदियों का ये पूरा जाल है, ठीक है, बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा पूरा। यहां पर हम इसलिए सभी नदियों की कुल लंबाई लिख दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अटक नामक स्थान मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे अटक, ये अटक जो है, अटक नामक स्थान, यह वह स्थान है जहां से भारत ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो बात की जा रही है उसके नीचे वाले भाग में आती है, यानी कि इसका मतलब है यहां से हम बात करें तो ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। अटक तक जो है ऊपर का इलाका है,
बगल में हिंदुकुश पर्वतमाला है, ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा और ये पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए अटक से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। ऊपर का जो है सभी पहाड़ी इलाके हैं। तो लेह शहर जो है वो इन्हीं के तट पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर ध्यान में रखोगे, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे झेलम नदी की बात करें, ठीक है, तो इसको बोला गया है वितस्ता, ठीक है। इसका जो पौराणिक नाम है वितस्ता है और इसका नाम है अश्किनी, ठीक है। ये इनके पौराणिक नाम है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर लेता है पौराणिक नाम। तो झेलम नदी का पौराणिक नाम, ठीक है, यहाँ पे वितस्ता। चिनाब नदी की हम बात करें पौराणिक नाम तो अश्किनी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रावी की, ठीक है, तो रावी नदी की हम बात करेंगे तो उसका हो जाएगा, ठीक है, परुष्णी या इरावती, ठीक है, परुष्णी या कह सकते हो इरावती। और ब्यास का हो जाएगा विपासा। तो इन कुछ नदियों के जो पौराणिक नाम हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है बच्चों, ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सतलज नदी जिसको शतुद्री बोला गया है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, शतुद्री, ठीक। तो कुछ नदियां हैं जिनको पौराणिक नाम जिसको कह सकते हो ऋग्वेद में उल्लेख है, इसका ऋग्वेद में उल्लेख, ठीक। पूरा का पूरा आपने सिंधु नदी तंत्र समझा। ये जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र को आपने अच्छे से क्लियर किया बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान से आपको समझना रहेगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जूम करके स्क्रीनशॉट लेके देखिए। यदि आपको थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा होगा, मैं भी हो सकता है बच्चों, तो आप क्या करोगे इसको, ठीक है, आप अपना बढ़ाओगे पावर, जो उसका क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी, उसको बढ़ाओगे और बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पूरा हमने आपको सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। गंगा की कुछ सहायक नदियां और उनके बारे में पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये पूरा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इनके पौराणिक नाम है, इनकी लंबाई है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप सभी लोग अपने क्लास अच्छे से करते रहें, कंप्लीट करते रहें, पढ़ाई करते रहें और वीडियोज हमारे आप देखते रहें, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहें। इसके बाद का जो क्लास है वो हम आपको, ठीक है, हाँ, इसी टाइम पर मिलेंगी। आप सब लोग बाकायदा अच्छे से देख सकते हैं गंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमारे लिए, और हम आपको पूरी तरीके से क्लियर कराते चलेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। गंगा, देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने बताए हैं, इसको आप बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हो, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, उनको ऐप के माध्यम से इसके सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।